सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं महेश दर्पण जी द्वारा रचित कहानी इधर आना जरा। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद थोड़ी देर कोई कमर सीधी करना भी चाहे तो गली से आ रही आवाजें चैन नहीं लेने देती। ऐसी भरी उमस में भी कभी जामुन वाला अपनी तान छेड़ता निकल जाएगा तो कभी चना सत्तू मुरमुरे वाला अपनी बुलंद आवाज से नींद का तार जुड़ने न देगा। धीरे धीरे वह इन आवाजों की अभ्यस्त ही हो चली है। आवाजें हो ना हो उनकी गूंज नींद में भी बनी रहती है। पर यह कैसी आवाज आ रही है आज? समवेत स्वर में उठ रही यह जैसे अचानक ही उसे आमंत्रित किए जा रही है। रोजमर्रा की आवाजों से अलग। कुछ सुनते ही वह उठकर दरवाजा खोलती जरूर है। मैं अभी सोच ही रहा था कि पत्नी उठ बैठी। उसने दरवाजा खोलकर गली में झांका तो जमा भीड़ को ऊपर की ओर देखता पाया। लोगों की नजर की सीध में उसकी आंखें भी ऊपर चढ़ती अपनी बेल से जा लगी। घबराहट में उसे और तो कुछ न सूझा, मुझे ही पुकार बैठी। तन्नू के दादा, जरा इधर आना। उसका बोलने का तरीका ही बता देता है कि माजरा क्या है। किसी अनहोनी की आशंका से भरा मैं दरवाजे पर पहुंचा तो देखता क्या हूं कि गली की तमाम औरतें, बच्चे और राह चलते लोग हत्यारे को गरियाए जा रहे हैं। जिस किसी नासपीटे का काम है यह, उसे जिंदगी में कभी छा नसीब ना हो। गुस्से में भरी सेठानी के मुंह से निकल पड़ा। दुकान वाली ने तो श्राप ही दे डाला। आप छां की बात कर रही हो? मैं तो कहूं मुए की जिंदगी से हरियाली ही खत्म हो जाए। जाने कौन सिर फिरा होगा जिसने इतनी खूबसूरत फलती फूलती बेल काट डाली। हम लोग इसी की छांव में खड़े होके तो आप लोगों के कपड़े दिखाते थे। ये सुख भी छीन लिया कातिल ने। मैक्सी, प्लाजो, टी शर्ट और सूट बेचने वाला अपने भीतर का तमाम दुख घोल कर कह रहा था। उसकी आवाज में आवाज मिलाता टमाटर वाला आवेश में भर उठा था। लेकिन जे देख लेना आप, भारी पाप लगेगा उसे। हरी बेल काटना तो हत्या बराबर माना जाता है हमारे यहाँ। मंदिर वाली की आंखें भर आई थी। अजी कितना बड़ा सुबीता खत्म कर दिया हमारा। जब चाहो ठाकुर जी के वास्ते फूल तोड़ के ले जाओ। बेल किसी का कुछ बिगाड़े थोड़ा ही थी। कभी मुंह न खोलने वाला कबाड़ी भी अपना डंडा फटकारते हुए मौजूदा लोगों के बीच आंखें घुमा घुमा कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। गुस्से में उसके मुंह से फैन सा निकलने लगा था। देख लेना, जिसने किया है ना ये खराब काम, कोड़ फूटेगा उसे। करम जले को पानी देने वाला भी नसीब ना होगा। हाँ, पत्नी कभी लोगों को देखती तो कभी मुझे। मैं कभी पत्नी को देख रहा था तो कभी कट कर मुरझा गई बेल को। हवा में हर दम लहराने वाले बेल के पत्ते निष्प्राण होकर उल्टे लटके पड़े थे। गुच्छों के गुच्छे फूल लटकाए ऐसे लग रहे थे जैसे अचानक किसी ने उनकी सांस ही खींचकर अलग कर दी हो। कोरोना के भय से जिन दिनों बाहर से कोई भी सामान लाने में घबराहट महसूस होने लगी थी, मोहल्ले भर ने पूजा के लिए मंदिर चौक से फूल लाने भी बंद कर दिए थे। फूलों से लदी यह बेल ऐसे में हर किसी के लिए वरदान साबित हुई थी। जितने फूल तोड़ ले जाओ, दूसरे दिन उससे दुगने फूल बेल पर फिर लहलहाने लगते। पास से गुजरो तो बेल कहती लगती, जब तक मैं हूं फूल हमेशा रहेंगे, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शाम के वक्त बच्चे इकट्ठे हो जाते तो गली गुलजार हो जाती। बच्चे बेल के पत्ते तोड़कर बंद मुट्ठी के ऊपर रख कर पटाखा सा फोड़ते या फिर पत्तों से पीपनी बजाने लगते तो बेल जरा भी नाराज ना होती। हवा का झोंका आता तो वह बच्चों के साथ साथ खुद भी नाच उठती। इलाके में नए आए लोग समझ नहीं सकते थे कि बेल के छाने में कितना वक्त लगता है। उसके चढ़ने के साथ साथ आसपास के लोगों में कैसी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। मुझे तो लगता है, पत्नी जैसे अपने आप से बातें कर रही थी। क्या लगता है तुम्हें? मैंने छूट गए आधे अधूरे वाक्य को उससे पूरा करने का आग्रह करते हुए कहा तो उसने अपने दुपट्टे से भीग आई आंख का कोना पोंछते हुए कहा, हो ना हो यह किसी नए आदमी का ही काम है। जिनके साथ साथ यह बेल बड़ी हुई है वो तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। पत्नी अपनी बात कहकर काम में व्यस्त हो गई, पर मुझे बेल के शुरुआती दिन याद आने लगे।
बेल लगाई तो बगल वाले शर्मा परिवार ने ही थी, पर इसका सुख भोगना जैसे उनकी किस्मत में ना लिखा था। 4-6 साल में जब तक मधुमालती की यह बेल बिजली के खंभे के सहारे ऊपर तक चढ़ी और छोटी गली के दोनों तरफ के मकानों की बालकनी पर छा गई, तब तक शर्मा परिवार गाजियाबाद के अपने बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गया। जब तक यहाँ रहीं, शर्माइन बेल की छांव में खटिया बिछवा कर अक्सर बैठ जाया करती थी। उनके बच्चों को उनका इस तरह बैठना बिलो स्टैंडर्ड तो लगता था, पर वे चाह कर भी माँ से कुछ कह नहीं पाते थे। अरसे बाद आज शर्माइन की याद आ रही थी। पत्नी का तो कहना था कि वे आज यहाँ होती तो क्या मजाल थी कि कोई ऐसी ओछी हरकत कर जाता, जान न ले लेती वह उसकी। पत्नी के लिए बेल का कट जाना बड़ी तकलीफ थी, तो उससे मुझे भी कम गहरा घाव न दिया था। पत्नी का दरअसल इस बेल से इस कदर लगाव था कि शाम के वक्त वह अक्सर उसके करीब होने के लिए फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर पहुंच जाती थी। कभी उसके नए कोमल पत्तों को देखकर उत्फुल्लित होती, तो कभी झुंड के झुंड खिले फूलों को आहिस्ता से इस अंदाज में छूती कि कहीं वे कुंभला ना जाएं। एक रोज तो उसने सुबह सुबह मुझे गेट से बाहर बुलाया और बिजली के केबल की तरफ इशारा करते हुए बहुत धीमे से कहा, देखो देखो, यही है वह चिड़िया जो सुबह 4 बजे से भी पहले तेज आवाज में बुलाने लगती है। मैंने नजर उठाकर चिड़िया की तरफ देखा तो दंग रह गया। छोटी सी ये काली चिड़िया इतनी तेज आवाज करती है कि लेटा भले ही ना रहे, चाहकर भी कोई फिर सो नहीं सकता। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही एक गिलहरी चिड़िया के ठीक पास से सर्कसी करतब दिखाते हुए आगे निकल गई। गिलहरी की पूंछ हवा में लहराते हुए उससे छू भर क्या गई। चिड़िया अपनी उसी तेज आवाज के साथ देखते देखते जाने कहाँ फुर्र हो गई। मैंने गौर किया, पत्नी उसे उल्लासित मन से उड़ते हुए देखकर बड़ी खुश थी। उसने मेरी तरफ इस भाव से देखा मानो कह रही हो, देखो मैं तुम्हें बुला बुला कर कैसी कैसी चीजें दिखा देती हूँ। पर जो मैंने उसकी आवाज में सुना वह यह था कि बेल ना होती तो ये दूर दराज की चिड़िया यहाँ क्यों आती। बेल से छाई हरियाली ने हमारे एक रस जीवन में काफी कुछ नया जोड़ दिया था। कभी कभी तो एक साथ इतनी गौरैया आकर बेल पर सत्संग करने लगती कि उनकी ची 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 से एक अलग ही लहर भरा संगीत पैदा होने लगता। सुबह शाम जब कभी हवा चलती, मधुमालती के फूलों की भीनी गंध उसमें घुलकर हमारी सांसों में इस तरह प्रवेश करती मानो कह रही हो, यह लो, यह रही मैं, भर लो मुझे अपने में। उस गंध को अपने भीतर भरते हुए मैं देखता, गिलहरी चुन चुन कर मधुमालती के फूल कुतर रही है, कभी बेल के भीतर छुपकर तो कभी अपनी चपलता का प्रदर्शन करते हुए। मौसम बदलने लगता तो पहले बेल से फूल न दारद होते, फिर उसमें नए पत्ते आने बंद हो जाते। बचे रह गए पत्ते अपनी ताकत भर बेल पर बने रहने की कोशिश करते, फिर धीरे धीरे पीले पड़ने लग जाते। रंग बदल जाने के बावजूद उनका मन बेल का साथ छोड़ने का बिल्कुल ना होता। पर साथ कैसा भी क्यों ना हो, कोई हमेशा के लिए थोड़े ही होता है। हवा में जरा भी तेजी आती तो पीले पत्ते समय से कुछ पहले ही जमीन पर आ गिरते, और हवा ना चलती तो वह अचानक एक दिन किसी आश्चर्य की तरह जमीन पर एकदम बेआवाज चले आते। अक्सर ऐसा सुबह सुबह या शाम घिरने से कुछ पहले होता। बेल हमारी जिंदगी में छाती जा रही थी। गर्मियां आने को होती हैं और उसमें नए पत्ते आने लगते, तभी से हम उसके फूलों का इंतजार करने लगते। बेल कट जाने के दुष्प्रभावों के बारे में सोचकर मैं गमजदा हुआ जा रहा था। जाने क्यों एक एक कर मेरी आंखों में वे दृश्य आते जा रहे थे जो इस बेल के आकार लेने से करीबन 40 साल पहले अपने इलाके के थे। छोटे से इस अपने मोहल्ले में हर गली में 4-6 घर तो ऐसे थे ही जहां कोई ना कोई पेड़ दूर ही से नजर आता था। नीम, पीपल, अमलतास, जामुन, अमरूद, शहतूत, पपीता, केला, कचनार, आम और नींबू, जाने कितने किस्म के पेड़ इस घर के बाहर खुली छोड़ दी गई जमीन में यहाँ के लोगों ने लगा रखे थे। जमीन तो बढ़िया थी ही, लिहाजा पेड़ फलते भी खूब थे। 2-3 गलियों में बेल पेड़ पर इस कदर लदे रहते कि देखते रहने वाले हैरान रह जाते। फल इलाके के लोगों को जोड़ने का काम इतनी सहजता से करते थे कि कुछ पता ही न चलता। कोई किसी के यहाँ अमरूद लेके चला जा रहा है तो दूसरे रोज उसके यहाँ किसी के घर से केले या पपीते पहुंच रहे हैं।
5 नंबर गली में तो जामुन की ऐसी बहार थी कि मोहल्ले भर के बच्चे वहीं पहुंचे मिलते थे। सिन्हा साहब के यहाँ आम फलता तो वह पड़ोसियों को जरूर चखवाते। जिन लोगों के यहाँ फलों के पेड़ ना होते, वे छोटी छोटी क्यारियों में मौसमी सब्जी ही लगा लेते। गजब का नजारा बना रहता था। कहीं टमाटर हो रहे हैं तो कहीं बैंगन, भिंडी, गोभी या गाजर। कोई मटर लगाकर खुश है तो किसी ने घी या तोरी या कद्दू ही उपजा लिया। अरबी, प्याज, लहसुन और फ्रेंच बीन तक इतनी होती थी कि बगैर पास पड़ोस में बांटे काम ही न चले। बाजार की सब्जी तब लेता ही कौन था। अब भला इलाके में बचा ही क्या है। बचे रह गए कुछ खाली बड़े प्लॉटों में झाड़ झंकाड़ के बीच। कहीं पीपल, कहीं नीम तो कहीं आम और यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ खड़े जरूर हैं। बड़े प्लॉटों में आलीशान मकानों में तो नकली अशोक के सीधे खड़े पेड़ों की बगल से झांकते हुए रबर प्लांट ही हरियाली का संकेत देते हैं, या फिर बालकनियों में लटके गमलों से झांकते अल्पजीवी फूलों के पौधे, मनी प्लांट या कैक्टस। जिन लोगों ने दलदल से बचाव की खातिर कभी यूकेलिप्टस के पेड़ लगवा लिए थे, उसकी खराबियां पता चलते ही मन बदला और कटवा डाले। आज भी उनकी तेज गंध उनकी स्मृति में बसी हुई है। अपना वह पुराना मोहल्ला तो अब अतीत की चीज हो चुका है। जाने कैसी मार पड़ी वक्त की कि अच्छे खासे बड़े प्लॉट भी छोटे होते चले गए। अब हाल ये है कि दरवाजा खुलवाओ और सीधे घर में प्रवेश कर जाओ। ना आंगन रहा, ना बगीचा। क्यारियां कहाँ से होंगी जब गमलों तक के लिए जगह नहीं बची। इंच इंच जगह के लिए जहां कहा सुनी शुरू हो गई हो, वहां हरियाली की कौन सोचे। वो तो भला उस सरकार की सोच का कि सड़कों गलियों में जहां मुफीद जगह मिल सके पेड़ लगवाए जाएं। कुछ बेलों की कटिंग भी उपलब्ध कराई गई। उन्हीं दिनों की बात है, शर्माइन ने भी सरकारी कारिंदे से एक हरे जंगले के साथ बेल की एक कटिंग ले ली थी। बिजली के खंभे के पास ही गड्ढा खुदवा कर पहले कटिंग रोपी, फिर जंगला लगवा दिया। कभी शर्माइन पानी डालती तो कभी पत्नी। कुछ दिन बाद ही जब बेल ने जड़ पकड़ ली तो उसमें नए पत्ते भी नजर आने लगे। यह खुशी का ऐसा आलम था कि पत्नी और शर्माइन में पहले अक्सर बना रहने वाला खिंचाव भी जाता रहा। पत्ता ही लगेंगे कि फूल भी आएंगे इसमें। शर्माइन ने एक दिन शंका जाहिर करते हुए जिज्ञासा रखी तो पत्नी ने उसे बताया, ये तो बहन जी मधुमालती के पत्ते लग रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, ऐसे फूलेगी कि तुम बस देखती रह जाओगी। और देखते देखते बेल जंगले से ऊपर निकल आई। जंगले के भीतर थी तो आवारा पशुओं से सुरक्षित थी, पर जब बाहर झांकने लगी तो उसकी फिक्र दोनों पड़ोसिनों को लगी रहती। कभी वे उसे बारीक कपड़े से ढकने की कोशिश करती तो कभी सहारा देकर ऊपर चढ़ाने का इंतजाम करती रहती। जब तक हाथ पहुंचता रहा कोई ना कोई बेल को ऊपर चढ़ने में मदद करता रहा। फिर एक दिन जैसे बेल ने अपने जवान हो जाने का संकेत दे दिया। अपने अगले हिस्से की कोमल घुंडी से किसी भी चीज का सहारा लेकर अपनी राह खुद बनाने लगी। उसके नए नवेले घुमावदार हाथ अपने सहारे को इतने प्यार से गले लगाते कि वह हमेशा के लिए बेल का होकर ही रह जाता। बेल भी उससे ऐसी लिपटती चली जाती जैसे अब कभी अलग ही ना होना हो। बेल ने उठान पकड़ ली थी। उसके नए नए कल्ले फूट कर नई नई दिशाओं में बढ़ते जा रहे थे। जाने कब केबल के सहारे उसकी दो एक शाखें हमारी बालकनी तक भी खिंची चली आईं। शर्मा जी की बालकनी का कोना तो बेल पहले ही ढांप चुकी थी। धीरे धीरे उसने स्ट्रीट लाइट पर भी ऐसा छाता सा तान दिया कि रात के वक्त जब हवा चलती तो रोशनी का झिलमिल झिलमिल करता नृत्य बच्चों के लिए एक दर्शनीय खेल ही बन गया। हवा में हिलते बेल के पत्ते दीवारों पर प्रकाश की ऐसी ऐसी आकृतियां बनाते कि बच्चे उसे देखते रहने के फेर में घर के भीतर आने का नाम ही ना लेते। यहाँ खड़े खड़े क्या सोचे जा रहे हो? पता है, मैं तो उसी रोज समझ गई थी कि अब बेल का बुरा वक्त आने वाला है, जब वह औरत बेल की जड़ के पास बैठकर जाने क्या गुल खिला रही थी। पत्नी ने मेरा कंधा हिलाते हुए कहा तो मैं बमुश्किल बेल से बाहर निकल सका। पर इसके साथ ही मेरे भीतर यह सवाल जोर मारने लगा कि पत्नी ये किस औरत की बात ले बैठी है, और आखिर वह बेल की जड़ में कर क्या रही थी। जब मुझसे रहा न गया तो मैंने पत्नी से पूछ ही लिया, कौन थी वह औरत और क्या कर रही थी वहां। पत्नी ने बताया, अरे कुछ दिन पहले की बात है,
एक शाम की बात है, मैंने देखा कि एक बच्चे के साथ एक औरत बेल के जंगले के पास बैठी हुई कुछ खोदा खादी सी करने में लगी हुई है। मैंने उसे टोका तो जानते हो क्या बोली? कहने लगी, मैंने मकान मालिक से पूछ लिया है, मुझे इस बेल की कलम लेनी है। मैंने झुंझला कर कहा, कलम लेनी है तो फिर जड़ क्यों खोद रही हो? ऊपर से काट कर एक टहनी ले जाओ। लेकिन फिर भी वह देर तक जंगले के पास बैठी बैठी जाने क्या करती रही। मुझे तो लगता है, पत्नी ने गुजरे दिनों का वाकया सुनाने के साथ ही अपनी शंका भी प्रकट कर दी थी। उसे मकान मालिक शर्मा जी पर गुस्सा भी आ रहा था कि यहाँ से गए तो ऐसे कि फिर शक्ल तक नहीं दिखाई। मकान बेच बाच के छुट्टी कर देते तो बात अलग थी, लेकिन किराएदारों के भरोसे ऐसे निश्चिंत बैठे जैसे किराए के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहा। ऊपर वाले किराएदार ऊपर और नीचे वाले नीचे मगन रहते हैं, उन्हें तो बेल जैसे काटने को दौड़ती हो। एक दिन तो पत्नी ने दोनों किराएदारों को बुरी तरह से झाड़ दिया था। दोनों बेल को भला बुरा कह रहे थे कि उससे गली में बहुत गंदगी हो जाती है। ऊपर वाली किराएदारिन कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, जब देखो तब पत्ते गिरते रहते हैं, सारी गली पत्तों से भर जाती है। झाड़ू लगाने वाला आता है तो सारे पत्ते एक किनारे कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वो नाली में तैरते नजर आते हैं। पत्नी तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। जब फूल खिलते हैं और खुशबू आती है तब तो बड़े खुश होते हो। जरा से पत्ते क्या गिर गए बर्दाश्त नहीं होते तुमसे? दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सब अच्छा ही अच्छा है? अपने भीतर ही झांक के देख लो, पता लग जाएगा कितनी दूध की धुली हो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो इंसान सब भूल जाता है, लेकिन जरा भी उल्टा सीधा हो जाए तो पुरानी बातें खुद ब खुद यादों के रास्ते सामने आ खड़ी होती हैं। पत्नी को कटी हुई बेल देखकर अब बीती हुई एक एक बात याद आई जा रही थी। उसने एक शंका यह भी प्रकट कर दी कि हो ना हो यह काम दोनों में से किसी एक किराएदार का लगता है। अनजान ऐसे बन रहे हैं जैसे इन्हें कुछ खबर ही ना हो। सबसे ज्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि बेल हमारे और आसपास के मकानों के लिए खास पहचान बन चुकी थी। इलाके से अनजान कोई मेहमान या कुरियर वाला ही आ रहा हो तो सभी निश्चिंत होकर पहले डेविड स्कूल का मेन गेट बताते और फिर उसके सामने गली की बेल हो जाती पक्की पहचान। स्कूल की तरफ से गली में प्रवेश करने वाले को छाई हुई बेल दूर से नजर आ जाती थी। सुबह दोपहर शाम जब कभी पत्नी को बेल से जुड़ा कुछ याद हो आता, वह सुनाने बैठ जाती। एक शाम अच्छी खासी हवा चल रही थी। पत्नी अपनी पोती तन्नू के साथ बालकनी में घूम रही थी। अचानक तन्नू ने पूछा, अम्मा, वो बेल में घूमने वाला काला कीड़ा कहाँ चला गया? कौन सा कीड़ा? अरे वही ना अम्मा, जो गुनगुन करता रहता था फूलों के ऊपर। अरे बेटी, अब वो यहाँ आकर क्या करेगा? अब तो देखना मधुमक्खी भी नहीं आने वाली, और कौवे कौवे भी कहाँ आते हैं अब। तन्नू बात को जब जहाँ चाहे घुमा देती है। अम्मा, हमारी बेल सूख क्यों गई? क्या बताऊं तुझे तन्नू, बंदर क्यों नहीं आते अब अम्मा? दादी पोती की खुशी को पंक्चर नहीं करना चाहती थी। बंदर तो तभी आते हैं ना जब उनका मन होता है। दरअसल हुआ ये कि एक रोज जाने कहाँ से मोहल्लों पर बंदरों ने धावा बोल दिया। जहां जहां सारे रास्ते बंद थे वहां तो उनकी दाल गली नहीं, पर कुछ खुली बालकनियों और मधुमालती की बेल पर तो उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि किसी के रोके वे ना रुके। देर तक न सिर्फ उछल कूद करते रहे, जो कुछ खाने पीने का उनके हाथ लगता चट कर जाते। जाली के दरवाजे से दादी तन्नू को यह नजारा दिखाकर खुश होती रही। उस दिन तन्नू को हनुमान जी की अशोक वाटिका पहुंचाने की कहानी भी सुनाई गई थी। लाड़ में दादी पोती को तन्नू कहती हैं। वह भी कुछ देर यही बदला हुआ नाम सुनकर खुश रहती है। दादी देखो ना, वो बंदर कैसे बेल के फूल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, तन्नू ने चीख कर कहा। हाँ बेटी, बंदर सब खाता है, रोटी चना चावल फल फूल, जो कुछ भी उसे मिल जाए। वह तो साग सब्जी भी कच्ची ही चट कर जाता है। तन्नू उसी दिन से बंदरों के आने के इंतजार में रहती है। उसे बंदरों का उधम मचाना बड़ा अच्छा लगता था। क्यों दादी, बंदरों ने उस दिन कैसे बेल के ढेर सारे पत्ते तोड़ डाले थे ना? हाँ बेटी, उन्हें खाने से कहीं ज्यादा मजा उजाड़ने में आता है, हनुमान जी की तरह। हाँ बेटी, वैसे ही जैसे लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने किया था। तो दादी, अब बंदर यहाँ आएंगे तो क्या खाएंगे? क्या कौवे उन्हें भगाने के लिए फिर आ जाएंगे? तन्नू के सवालों ने दादी को उदास कर दिया है। बेल थी तो कितना हरा भरा रहता था, फूल खिले हों तब तो फिर कहना ही क्या।
जाने कितनी किस्म के पक्षी बेल पर अटखेलियां करते रहते थे। सीनियर सिटीजन से कबूतर उन्हें दूर से बस देखते रहते थे। बेल सूखकर पहले केबल पर लटकी रही, फिर कभी आंधी तो कभी बारिश से टूट टूट कर टुकड़ों टुकड़ों में गिरती गई। बेल से हुई खाली जगह पर नजर पड़ते ही वह उदास हो जाती थी। वह तन्नू की दादी बेल वाली जगह को देखती तो उसके भीतर हूक सी उठने लगती। उसका बालकनी पर आना बहुत कम हो गया था। वहां वह तभी जाती है जब उसे तार पर कपड़े सुखाने होते हैं। कहती है, मुझसे बेल वाली खाली जगह की तरफ देखा ही नहीं जाता। कितनी भी कोशिश कर लूं, बेल मुझे भुलाए नहीं भूलती। दादी कभी तन्नू को विचार मग्न दिखाई देती है तो वह पूछ बैठती है, क्यों दादी, बेल की याद आ रही है क्या? दादी खामोश रह जाती है और तन्नू उसके चारों तरफ घूमती हुई कुछ न कुछ बोलती जाती है। बेल नहीं है, पर लगता है जैसे हर दम साथ चली आ रही है। तन्नू मगन मन दूसरे खेल में आ पहुंची है, पर दादी की आंखों में अब भी बेल की स्मृतियां लहरा रही हैं। वह सोच रही है, मुआ हाथ भर लग जाता वो बेल काटने वाला, सारी अकल ठिकाने न लगा देती उसकी। सुबह के वक्त रोज का नियम था उसका। वह पानी चलाती, गेट के बाहर रखे तुलसी के गमले सहित फूलों के गमलों को ताजा पानी पिलाती थी। बाल्टी में बचा रह गया पानी बेल की जड़ में डाल देने की पुरानी आदत थी उसकी। लेकिन जब से बेल की हत्या हुई है, वह बाल्टी में बचा पानी गली पर ही छिड़क देती है। उस रोज जाने क्या हुआ कि पानी छिड़कते हुए ही धार के साथ साथ उसकी नजर बेल की जड़ तक जा पहुंची। जो कुछ उसे नजर आया उसे देखकर वह खुशी से चीख ही उठी, तन्नू के दादा, इधर आना, इधर आना जरा। उसकी आवाज की विकलता में ऐसी कशिश थी कि हाथ का अखबार मेज पर रखकर मैं फौरन बाहर जा पहुंचा। वहां देखता क्या हूं, पत्नी गली में उतर कर बेल के जंगले के पास जाकर बैठी हुई है। उसके हाथों में उस रोज जाने कहां से ऐसी फुर्ती आ गई थी कि वह तेजी से बेल के आसपास जमा कूड़ा करकट हटाई जा रही थी। जंगला नीचे की तरफ से टूटा हुआ था, इसलिए वह बड़ी सावधानी से भीतर का कूड़ा बाहर करने में लगी थी। पत्नी की नजर बेल से फूट रही नई कोपल पर जमी थी और लग रहा था जैसे वह उसे अपने समूचे प्यार से सींच रही हो। मेरी ओर देखने की तो उसे फुर्सत ही न थी। उसकी खुशी में इजाफा करने की गर्ज से मैंने भीतर लौटकर एक बाल्टी में थोड़ा पानी भरा और उसके पास जा पहुंचा। बाल्टी रखने की आवाज के साथ ही हम दोनों की नजरें मिली तो मैंने पाया कि वह कह भले ही कुछ ना रही हो, पर जैसे बेल की तरह मुझसे बस लिपट जाना चाहती हो। आज जाने कितने दिनों के बाद बेल को पानी मिला था। पत्नी बेल में खोई थी और मैं पत्नी की उस आवाज में, इधर आना जरा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।